बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेके प्रोटेस्ट हुए। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान जो भी केओस हुआ है, शेख हसीना वहां से निकल गई, इसमें फैमिलीज अटैक करी जा रही है हिंदूज की। तो मेरा इस पर्पस को वीडियो क्रिएट करने का था कि मैं इस एंगल को समझाऊं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, हिंदूज की फैमिलीज क्यों अटैक हो रही है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, और कैसे इसको ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि वेस्ट कंट्रीज जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट का फायदा उठाती है ताकि वो उस देश की किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी पे कंट्रोल कर सके। लेकिन इससे पहले जब मैंने और कुछ कमेंट्स पढ़े और लोगों की वीडियोस देखी तो मुझे लगा भाई मेरे को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे हिंदूज पे अटैक होते भी हैं, क्योंकि मेरी खुद की ही इससे पिछली वीडियो जाके देखना उसको भी, उस वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप शेख हसीना को एज अ विक्टिम दिखा रहे हो और ऐसा नहीं है, शेख हसीना बहुत गलत कर रही थी और हिंदूज की फैमिलीज पे कोई अटैक नहीं हो रहा। तो अब ये वीडियो मेरे को स्टार्ट करनी पड़ेगी कच्चा चिट्ठा खोलते हुए और सबको समझाना पड़ेगा प्रॉपरली और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो, बांग्लादेश में है 3 पॉलिटिकल पार्टीज। पहली है शेख हसीना की, उनके फादर मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड करा था। दूसरी है बीएनपी और तीसरी है जमाते इस्लामी। मेनली ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज। अब जिस टाइम पे बांग्लादेश आजाद हो रहा था उस टाइम पे मुक्ति वाहिनी फॉर्म हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडियन आर्मी ने अच्छा खासा ट्रेन करा था, सपोर्ट करा था, और उसने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ही पाकिस्तानी आर्मी से लड़ाई करी थी और फिर जाके बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, आजाद हुआ था। अब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि बांग्लादेश के जितने भी हिंदूज रहे होंगे वो मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट में होंगे, वो पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट में तो हो ही नहीं सकते। लेकिन बांग्लादेश में हर कोई बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए नहीं खड़ा था। कुछ लोग ऐसे भी थे, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि ये था या वो था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम सिनेरियोस इतने सिंपल नहीं थे कि भाई बांग्लादेश बन ही जाएगा, आजाद हो ही जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी का बहुत तगड़ा कंट्रोल था बांग्लादेश पे, तो अगर पाकिस्तान वहां पे जीत गया और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं होने दिया इंडिपेंडेंस वगैरह, तो मौके का फायदा उठाया जाए और पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प करी जाए। तो ऐसे लोग भी उस टाइम पे थे जो पाकिस्तानी आर्मी को हेल्प करा करते थे, जो प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, उनकी लोकेशंस बताया करते थे पाकिस्तानी आर्मी को, और क्या चल रहा है सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताया करते थे। और उसी का ये पूरा सिनेरियो है जो आप देख रहे हो आज के डेट में भी। तो ये कोटा जो है उसके सपोर्ट में ऑलमोस्ट शेख हसीना क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उनके साइड के लोग हैं। वो चाहती हैं कि उनके साइड के लोग जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट में रहें, ज्यादा जॉब्स पाएं और ऑफिशियल पोजीशंस पे उनके ही लोग रहें। लेकिन ये मेथोडोलॉजी बहुत ही स्टूपिड होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी है, उसकी जो भी आइडियोलॉजी है या मेथोडोलॉजी है, जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अगर उसमें जनरल पॉपुलेशन नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जनरल पॉपुलेशन को अपनी तरफ कर लेगी, और वही हुआ और होना भी चाहिए टू बी ट्रू, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की जो गिनती है ना वो 1 या 2% भी नहीं होगी। तो उन लोगों को अगर 30% कोटा दे दोगे आप गवर्नमेंट जॉब्स में तो वो सही चीज नहीं है, वो बहुत ही गलत चीज है। तो शेख हसीना सही है गलत है ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, और मैं तो इनफैक्ट यही कहूंगा कि शेख हसीना का रूल बहुत लंबे टाइम तक चल रहा था। एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है, उनके रूल को तो एंड होना ही था एक टाइम पे। और उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं क्रिएट कर रहा। वीडियो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में जब 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक शेख हसीना, बीएनपी और जमाते इस्लामी। अब 2 पार्टीज ऐसी हैं शेख हसीना की पार्टी को छोड़ के जो रेडिकल हैं, थोड़ी सी उनके पास्ट के रिकॉर्ड्स भी रह चुके हैं और वो प्रो इस्लामिक पार्टीज हैं। तो आपके देश के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे सपोर्ट करेंगे जो थोड़ी सेकुलर हो, थोड़ी अप्रोच इस टाइप की रखे कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाए। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। तो मोस्टली जो बांग्लादेशी हिंदूज का सपोर्ट रहता है वो रहता है अवामी लीग को, शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी को। और उसके और भी रीजंस हैं। एक इंसान है दिलावर हुसैन साइदी, इन पे बहुत सारी एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस इस बात की कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प करी थी जब बांग्लादेश का लिबरेशन हो रहा था। दूसरी चीज, इन्होंने हिंदुओं के घरों को जलाया था। इन्होंने फिरोजपुर के काफी सारे हिंदूज पे अटैक किए थे और उनकी जानें चली गई इस पूरे प्रोसेस में, और माइनॉरिटी पे अच्छा खासा अत्याचार करने के एलिगेशंस इनके ऊपर है। और ये जमाते इस्लामी के पॉलिटिकल पार्टी लीडर है। अब बांग्लादेश को जब इंडिपेंडेंस मिला 1971 में, उसी टाइम से ही चार्जेस फाइल करने स्टार्ट हो चुके थे दिलवर हुसैन सईदी के ऊपर शेख हसीना की गवर्नमेंट की तरफ से। और 2013 में इनके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे थे, आधे से ज्यादा केसेस में ये दोषी पाए गए और फिर इनको आईसीटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट दे दिया। अब पता है इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? एंटी हिंदू राइट्स हुए, हिंदुओं के घरों को जा के तोड़ा, हिंदुओं के टेम्पल्स को जा के तोड़ा। और ये तो ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए बहुत हार्ड एविडेंस की जरूरत है, इसका विकिपीडिया पेज तक बना हुआ है। मतलब ये सिंपल एक न्यूज नहीं थी, ये पूरा एक इंसिडेंट था। 28 फरवरी को काली टेम्पल राजगंज में, 28 फरवरी को एक और हिंदू टेम्पल बेन्नाबारी में, 2 मार्च को दुर्गा मंदिर नालचीरा में, 3 मार्च को काली टेम्पल गोली मंदिरा में, 3 मार्च को सर्वजनीन पूजा संघ मंदिर अलीदंगा में, 4 मार्च को काली टेम्पल लखीरपुर में, 4 मार्च को काली टेम्पल रथेरपार में, 5 मार्च को खेतरपाल टेम्पल नाथापारा में, 5 मार्च को गुथिया सर्वजनीन काली मंदिर गुथिया
पकुरिया में, 5 मार्च को हरि मंदिर पकुरिया में। और भाई साहब ये लिस्ट रुकती नहीं है, ये लिस्ट बहुत लंबी चली जाती है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं रोक रहा हूँ। ये 2013 के एंटी हिंदू राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि दिलवर हुसैन सईदी को डेथ सेंटेंस की खबर सुना दी। इससे डायरेक्टली हिंदूज का क्या लेना देना है? मतलब हमारे देश में 2500 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज है टोटल मिलाकर, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ना एक सपोर्टर तो होगा ही। तो क्या उसकी आइडियोलॉजी या उसके बिलीफ सिस्टम को बिलीव करने के लिए या उसे वोट डालने के लिए उनके घरों को अटैक करा जाएगा, उनके टेंपल्स को अटैक करा जाएगा? और अजीब सी बात यह है कि हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस क्रिएट करी एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन ये सिनेरियो नहीं समझाया कि हिंदूज पे क्यों अटैक होते हैं। 2014 में शेख हसीना ने इलेक्शन जीता, फिर क्या हुआ? फिर अटैक्स हुए, और ये होता रहा, ये रुका नहीं कभी भी टाइम में। तो अजीब बात तो ये है कि हमें अपने ही देश के हिंदुस्तानियों को, सो कॉल्ड देशभक्तों को ये समझाना पड़ रहा है कि भाई हमारे लोगों पे कितने अटैक हुए हैं। और ये लोग कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पे ट्वीट्स डाल रहे हैं कि भाई देखो स्टूडेंट्स की कमेटीज फॉर्म करी गई है, वो हिंदूज के टेंपल्स के बाहर खड़े हैं और हिंदूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई साहब बहुत लंबी लिस्ट है टेंपल्स को तोड़ने की, बहुत लंबी लिस्ट है लोगों के घरों को जलाने की। आज आप टेंपल के बाहर खड़े होकर फोटोज खिंचवा लेते हो, उससे क्या होगा? और जो प्रोटेक्शन यहाँ पे आप दे रहे हो वो चाहिए क्यों एक्चुअली? पहले तो ये बताओ, क्योंकि कोटा सिस्टम जो है उसमें हिंदूज को तो नहीं मिल रहा है कोई कोटा सिस्टम। बड़ी अजीब सी बात है कि लेट सपोज मैं एक जैन हूँ, मैं ऋषभ जैन हूँ, मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं लोग आके। भाई मेरे को प्रोटेक्शन देने वाले तुम होते कौन हो? मुझे अपने देश में प्रोटेक्शन चाहिए क्यों? और प्रोटेक्शन दे किससे रहे हो? एलियन से, मार्स पे रहने वाले लोगों से। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 22 अक्टूबर 2021 का। आर्टिकल में क्या छपा? डोइशो वैले की एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 से लेके 3600 अटैक हुए हैं हिंदूज पे बांग्लादेश के अंदर। ये जर्मन ब्रॉडकास्टर है डोइशो वैले। वीडियो में अगर किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन गलत हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत सारी है। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कि 3600 अटैक हुए हैं 2013 से लेके आज तक हिंदूज पे, तो बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल BHBCUC उन्होंने बताया कि ये केसेस बहुत कम दिखाए हैं आपने। बहुत सारे केसेस हैं जो रजिस्टर तक नहीं हो पाए, तो ये बहुत कम गिनती है। लेकिन हमारे देश के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए बांग्लादेशी सब्सक्राइबर्स। ये सच्चाई है भाई, ये मैं बहुत ही क्लियर कट बोल देता हूँ। इनको चाहिए बांग्लादेशी सब्सक्राइबर्स और इंडिया के बाहर के सब्सक्राइबर्स। ये मीठी मीठी गोली देते रहेंगे और हिंदूज या माइनॉरिटीज पे अत्याचार होते रहेंगे। खैर मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं वहाँ पे जब रिलीजन की लड़ाई होती है तो वेस्ट कैसे फायदा उठाता है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहता है, उसको फैलाना चाहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाई है वो रिलीजियस लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, और उसमें रिलीजन सिर्फ एक मेथोडोलॉजी है। कभी आपने सोचा है कि रशिया, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, इन्होंने या तो अपने बॉर्डर्स क्लोज कर लिए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, या फिर अपने यहाँ के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट बना रखे हैं। इन सब ने ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि इनको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज की मेथोडोलॉजी क्या है। हर कंट्री में पहले डेमोक्रेसी स्थापित करो, लेकिन ये लोग डेमोक्रेसी स्थापित क्यों करवाते हैं? ताकि डेमोक्रेसी होगी तो 2 आइडियोलॉजीज होंगी, 2 या 2 से ज्यादा, 2 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। तो या तो रूलिंग पार्टी हमारी बात सुनेगी, और अगर रूलिंग पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अपोजिशन की आइडियोलॉजीज को पुश करेंगे। पैसे हमारे पास हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के पास रिसोर्सेस हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, दुनिया को हम कंट्रोल करके रखेंगे, और यही सबसे बढ़िया तरीका है। तो सेम ही मेथोडोलॉजी वेस्टर्न अलायंस यूज करता है, और कई बार क्या होता है इसको इस्तेमाल करते करते बातें हाथ से निकल जाती है। जैसे सद्दाम हुसैन का केस, बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे एविडेंसेस हैं इस बात के कि सद्दाम हुसैन को USA पहले सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब उन्हें लगा कि भाई बात हाथ से निकल रही है तो सद्दाम हुसैन इस सेंचुरी का सबसे बड़ा विलन बन गया। जब सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करना था तो BNL एक बैंक होती है इटली में, बैंक का नेशनल डेल नवारो करके उस बैंक का नाम है, उसने अपनी एक ब्रांच खोली अटलांटा में, और सीधे खोलने के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने $5 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया सद्दाम हुसैन के नाम पे। अब क्या ये पॉसिबल है कि इटली की बैंक है, इटली मतलब यूरोप में ही आता है, और अटलांटा अमेरिका में वो बैंक खुलती है, और अमेरिका को कुछ पता ही नहीं चला, CIA को कुछ पता ही नहीं था। सद्दाम हुसैन को अच्छा खासा सपोर्ट करा गया, फंडिंग्स दी गई, क्योंकि उस टाइम वो ईरान पे अटैक कर रहा था, वो हमारे फेवरेबल था। बाद में जब अटैक दूसरे कंट्रीज पे कर दिया गया, जैसे कुवैत जैसे कंट्रीज पे, बातें हाथ से निकल गई। अब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली किसी मुद्दे को डायरेक्टली बोते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सिंपल मेथोडोलॉजी है। जहाँ पे जो मुद्दे चल रहे हों उनको आग में घी डालना है और कुछ भी नहीं करना। और मोस्टली कंट्रीज में रिलीजन के नाम पे लड़ाई कराना थोड़ा आसान होता है, उस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा हेल्प करनी है। इसका एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में दिया था जब मैंने ईस्ट तिमोर की कहानी समझाई थी। इस वीडियो से जस्ट पीछे वाली वीडियो है वो। ईस्ट तिमोर में इंडोनेशियन ऑथोरिटीज ने क्रिश्चियंस पे बहुत अत्याचार करे 1999 के टाइम पे, और यह बात अमेरिका को बहुत लंबे टाइम से पता थी, 1 साल से पता थी। ये अभी डिक्लासिफाई हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, उनमें पता चला है। उनको पता था कि वहाँ पे क्रिश्चियंस पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सिनेरियो क्या थे? उनको ये श्योर नहीं था कि कौन जीतने वाला है। जो जीतेगा उससे हमारा काम निकलेगा। ये तो मैटर ही नहीं करता कि कौन से रिलीजन में बिलीव करता है, कौन से में नहीं करता। और जो इनके ट्रैप में फंसा है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईस्ट तिमोर हो, जो इनके ट्रैप में फंसा वो कंट्री कुछ नहीं कर पाया।
बर्बाद हो गया ऑलमोस्ट। तो मैटर सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी और मेथोडोलॉजी करती है, रिलीजन नहीं करता, और माइनॉरिटीज तो बिल्कुल नहीं करते। चाइना में जब तक इगर मुस्लिम्स पे अटैक हो रहा था और दुनिया में लगा उनको कि ये टॉपिक बनाया जा सकता है, तब तक मीडिया ने उस पर बहुत बातचीत करी। जब दिख गया कि चाइना के अंदर आप इंटरफेयर कर ही नहीं पाओगे, तो मसला दब गया। अब वो माइनॉरिटी में आते ही नहीं है इगर मुस्लिम्स। ऐसे ही बहुत सारी लोकेशंस हैं, पाकिस्तानी हिंदूज, बांग्लादेशी क्रिश्चियंस, बांग्लादेशी बुद्धिस्ट, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, ये माइनॉरिटीज में कहाँ आते हैं साहब। खैर, यही पूरी एक्सप्लेनेशन थी। अगली वीडियो में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।